दोस्तों नमस्कार। मैं आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों आज हम उसी विषय को कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछला हमारा वीडियो कल, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर हमारे आप सब्सक्राइबर होंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंच गया होगा। कल भारत के मानसून और जलवायु के संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाया था। मुझे जहाँ तक सूचना मिली है कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये कमेंट करने के लिए भी बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी वीडियो को सराहा है, काफ़ी लाइक किया है। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि काफ़ी बेहतर पिक्चराइज करके मैं आज भारत के मिट्टियों के बारे में बताऊं आपको, क्योंकि अगली कड़ी जो ज्योग्राफी की बनती है वो मेरे संदर्भ में मिट्टियों के संबंध में बनती है और वो बेहद महत्वपूर्ण आपके चैप्टर है जिससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों सामान्य तौर पे तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। क्षेत्रीय मिट्टियों को छोड़ दिया जाए तो मिट्टियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय रूप से 8 ही प्रकार की होती हैं। दोस्तों मिट्टियों का निर्माण अगर हम बताएं तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेरे हिस्से का विषय हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आंशिक रूप से आपसे चर्चा कर लूँ तो ये बता सकता हूँ कि मिट्टियों का निर्माण में नदियों की भूमिका, बरसातों की भूमिका, वर्षा की भूमिका या भूस्खलन की भूमिका, अपक्षयन की भूमिका, अपर्दन की भूमिका और यहाँ तक कि हवाओं की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। ज्वालामुखी की भी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। तो दोस्तों मैं आज आप समझ गए होंगे कि हम पूरी मिट्टी के विस्तार को लेकर आपके बीच में पहुंचने वाले हैं और हम अपने पहले ये सब कुछ करने के बजाय आपको ये बता दूं कि इस फिगर के संबंध में क्या मैं संदेश देना चाहता हूं आपको और क्या मैं बताना चाहता हूं। तो हमारे जूमिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि पहले मैं एक कॉलम ऊपर लगाया हूं जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। उसमें मैंने पहले मिट्टियां लिखा है कि मिट्टियों का नाम क्या है उस कॉलम को। फिर दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में वह मिट्टियां कितने प्रतिशत में पाई जाती है, कितने परसेंटेज में पाई जाती है, उस बात का उल्लेख मैंने किया है। फिर दोस्तों मैंने कहा है कि वह मिट्टी किस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि कौन कौन सी प्रदेशों में पाई जाती है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन किस प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है उस विषय का उल्लेख मैं किया हूं। और दोस्तों प्रमुख तत्व उस मिट्टी में मिलने वाले, उस मिट्टी में घुलने वाले प्रमुख तत्व कौन से होते हैं उसका मैं उल्लेख यहां किया हूं। और किस प्रकार की तत्व की उस मिट्टी में कमी पाई जाती है दोस्तों, वो लाइन ये है जिसमें आपको कमी को दर्शाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों की जो मात्रा की कमी है उस पर भी आयोग कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो दोस्तों उसके बाद मेरा जो लास्ट है वह किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है, इस विषय का भी चर्चा मैं लास्ट में कर रखा हूं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अब हम इधर जो मैंने भारत के मैप को दर्शा रखा है उसमें दोस्तों मैं बता दूं कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है इस विषय का उल्लेख मैं किया हूं। तो ये पूरे भारत में भरी हुई मिट्टियों का जो क्षेत्र है उससे भी आप अगर समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं यह संदेश आपको जा सकता है कि भारत के किस भूभागीय क्षेत्रफल में कौन सी प्रकार की मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। तो दोस्तों ये ज्योग्राफिकल सेंस था जो मैं आगे के चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। मेरा आज का चैप्टर है भारत की प्रमुख मिट्टियां और उसको लेकर मैं जब शुरू कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि भारत की मिट्टियां 8 प्रकार की पाई जाती हैं और इस 8 प्रकार में हम पहली मिट्टी को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों पहली मिट्टी हमारा जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी को हम दोस्तों एक सिंबल में बना रखे हैं। ये सिंबल है और मैं बता दूं कि ये सिंबल जो है कि आपके इस एरिया में दर्शाया गया है। मैं इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन यहां बता दूं दोस्तों कि यह जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में सबसे बड़े भूभाग में फैली हुई मिट्टी है, सबसे ज्यादा मात्रा में फैली हुई मिट्टी है और यह मिट्टी भारत के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों इसका फैलाव आप समझ सकते हैं कि भारत
अगर 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, हालांकि 32,87,729 समथिंग कहा जाता है, बट ये मैं बता दूं कि भारत के 32 लाख से ऊपर के जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया के 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों पर लगभग दोस्तों यही मिट्टी फैली हुई है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। और यहां मैं बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी भारत में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है। जल के साथ आने की वजह से इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और इसका ज्यादा बड़ा विस्तार क्षेत्र आपके उत्तर भारतीय क्षेत्र में देखा जाता है। दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में ये 43% का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें पोटास और चूने की कमी पाई जाती है। दोस्तों यहां उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। पोटास और चूने की पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों कमी नहीं कह सकते हैं, पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि कमी के रूप में देखा जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। दोस्तों याद रखेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जबकि यह मिट्टी जो जलोढ़ नाम से मिट्टी है, यह फसलों के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों यह फसलों के लिए बेहद लाभकारी मिट्टी है, बहुत ही कारगर मिट्टी है और इसमें गेहूं, चना, दलहन, तिलहन इत्यादि प्रकार की बहुतायत में फसलें उगाई जाती हैं और ज्यादा बेहतर फसलें उगाई जाती हैं, अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। दोस्तों एक लाइन यहां भी आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में कहीं कहीं बटा हुआ देखा जाता है, एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों इसी जलोढ़ मिट्टी के बांगर वाले क्षेत्र में जिसे हम प्राचीन मिट्टी कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ की मिट्टी कहते हैं, उस प्राचीन जलोढ़ की मिट्टी में बाढ़ की संभावना कम होती है और ऊंचाइयों पर वो मिट्टी पाई जाती है। जबकि इसी जलोढ़ में जो खादर मिट्टी होती है, हम उसको नवीन मिट्टी कहते हैं और नवीन मिट्टी कहने के साथ उसमें बाढ़ की संभावना, दोस्तों मैं बता दूं उसमें बाढ़ की संभावना हर बार बनी रहती है, हर साल बनी रहती है, और लेकिन वह मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है। जलोढ़ की जो खादर मिट्टी होती है जिसे नवीन मिट्टी कहते हैं, और वह नए रूप में नदियों द्वारा छोड़े गए क्षेत्र वाले एरिया में विकसित हुआ रहता है, तो उसे हम नवीन खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को हमने दो भागों में बांटा और मैं अब इस फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई कहाँ जाती है। आप देख सकते हैं मेरे इस फिगर को, जिसमें आपको मैं ये दिखाऊं कि ये जलोढ़ मिट्टी, दोस्तों ये जो बिंदी का आकार है, इस बिंदी का जो आकार है, ये जो सिस्टम है जो मैं आपको दिखा रखा हूं, ये मेरा कलम अपने आप में, मेरा मार्कर ये संदेश दे रहा है कि किस क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यही जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश के ऊपरी बेल्ट में होते हुए बिहार, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल के होते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय बेल्ट है, जिसे हम पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र कहते हैं, वो पकड़ते हुए हम केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। इसी के साथ ये ब्रह्मपुत्रा नदी जिस बेल्ट से होकर निकलती है, उस बेल्ट में भी जलोढ़ मिट्टी के होने की संभावना देखी जाती है। और यहाँ जो दोस्तों मैं बता दूं कि राजस्थान और जो है कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात का जो बेल्ट है, जहाँ पे माही नदी, साबरमती नदी इत्यादि नदियां जो निकलती हैं, उस क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी बना हुआ दिखाई देता है। तो एक बड़े से विस्तृत भूभाग में कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टी देख पा रहे हैं, जो जलोढ़ मिट्टी अपने आप में भारत की सर्वाधिक बड़ी मिट्टी है। सबसे अधिक फसल इसी मिट्टी में उगाया जाता है दोस्तों, और यह मिट्टी भारत की लगभग 15% क्षेत्रों में पाई जाती है। इस नाते कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं दोस्तों कि इस मिट्टी का एक अलग महत्ता है भारत के दृष्टिकोण से। यह मिट्टी भारत में अधिक प्रकार की विशेषताओं को ली हुई मिट्टी है और इसमें अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों ये तो था आपकी जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, तो हम अब दूसरा मिट्टी देख रहे हैं। दूसरा मिट्टी, लाल मिट्टी लिखा हुआ है,
रेड सॉयल लिखा हुआ है। और इस मिट्टी की विशेषता मैं बता दूं, पहला मिट्टी हमने पढ़ा चुका है, जलोढ़ मिट्टी, उसको घेर रखा है। लाल मिट्टी दोस्तों, इसका लाल मिट्टी का सिंबल आप देख सकते हैं, और ये सिंबल पूरा का पूरा, ये बेल्ट आपको जो दिखाया जा रहा है, यही बेल्ट लाल मिट्टी का है। जो टेढ़ा थोड़ा सा सिंबल है, आप इस पर नजर रख सकते हैं कि टेढ़ा सिंबल जो दिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, वही लाल मिट्टी का एरिया है। अब इसमें हम लाल मिट्टी में दोस्तों आपको बता दूं कि लाल मिट्टी भारत की एक बड़ी मिट्टी है और दूसरी बड़ी मिट्टी है, इसका कुल मिट्टी का 18% का हिस्सेदारी है। मतलब भारत के कुल मिट्टी के या भारत के कुल भूभाग पर 18% क्षेत्रों पर इसका विस्तार है, यह 18% है। लाल मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु मानी जाती है दोस्तों। दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य, जो आपको मैं बताऊंगा इंडिकेशन के द्वारा चित्रात्मक रूप से कि कहां पे है जहां लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरी इसकी बड़ी विशेषता यह है कि दोस्तों इसमें लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। जहां हम जलोढ़ में पोटास और चूने की अधिकता देखे थे, वहीं यहां लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। दोस्तों यहीं आपको एक इंडिकेट कर दूं कि कमी के मामले में, भारत के मिट्टियों में कमी के मामले में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हमेशा आपको देखने को मिलेगी, हमेशा यह कमी नजर आएगी। और आप जब किसानी से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि हमारे किसान जो है दोस्तों, हमेशा यूरिया, नाइट्रोजन के रूप में यूरिया और जो है कि फास्फोरस, जिसे डाई कहते हैं दोस्तों, उस रूप में हमेशा खेतों में डाला करते हैं। और इसी कारण मैं बता दूं दोस्तों कि भारत में फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पहुंच पाती है, जिसकी वजह से फसलें अच्छी हो पाती हैं। तो यह आप नाइट्रोजन और फास्फोरस को समझ सकते हैं कि भारत के सामान्य मिट्टी में इन दोनों तत्वों की कमी देखी जाती है और हर प्रकार के क्षेत्रों में इसकी कमी अमूमन पाई जाती है। तो यह आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो है कि इसमें जो सर्वाधिक पाया जाता है वो है मूंगफली, जो उगाया जाता है सबसे अधिक, जो जिस फसल को सबसे अधिक उगाया जाता है वो है मूंगफली, तंबाकू और बाजरा। इसमें सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि मूंगफली सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है। तो आपको याद करना होगा और याद रखना होगा, वह है आपका लाल मिट्टी। तंबाकू पर भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और बाजरे पर भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस नाते आपको कम से कम मूंगफली और तंबाकू को याद रखना होगा। अब इसमें लाल मिट्टी को हम दर्शा रहे हैं दोस्तों, यहां पे मैं आपको लिख दूं कि ये जलोढ़ मिट्टी मैंने पढ़ा दिया आपको, जलोढ़ मिट्टी। अब हम लाल मिट्टी की जो बात है वह आप देख सकते हैं, ये लाल मिट्टी है, यहां से लेकर और ये पूरा बेल्ट आप देख पा रहे हैं, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों। और यह इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत में भी लाल मिट्टियां आपको दिखाई दे रही होंगी। मतलब अगर राज्य स्तरीय बात करें हम, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का हिस्सा और ये लगभग तमिलनाडु का हिस्सा, ये पूरा का पूरा बेल्ट और पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ये लाल मिट्टी से सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत राज्य हैं। और थोड़े से गुजरात का बेल्ट जो है, ये दक्षिण का गुजरात का बेल्ट भी लाल मिट्टी से संबंध रखता है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों कि गुजरात में मूंगफली ज्यादा पाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश में तंबाकू ज्यादा पाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में आपको उन फसलों की अधिकता मिलती है जो फसल लाल मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा यह याद रखिए कि लाल मिट्टी में बाजरा, मूंगफली और तंबाकू की अधिकता उगाई जाती है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरे प्रकार की मिट्टी में। तीसरा मिट्टी जो है यह काली मिट्टी है, और काली मिट्टी पर यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी को
कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस बात का भी आपको बहुत बारीकी से ध्यान रहना चाहिए कि कभी काली मिट्टी न पूछकर सीधे कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है या रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है तो भी आप समझ सकते हैं कि काली मिट्टी के ही बारे में पूछा जा रहा है। और काली मिट्टी का सिंबल जो है लाइनिंग हम सीधा सीधा बनाए हैं, और जब मैं आपको फिगर दिखाऊंगा तो आपको बता दे रहा हूं कि ये पूरा का पूरा लाइनिंग जो है ये सीधी लाइनिंग है और यही हमारी काली मिट्टी का क्षेत्र है। जहां तक मैं लिखना है तो अभी लिख दे रहा हूं बताने के लिए, आपको फिर से एक बार इस फिगर का सहारा लूंगा। तो अब हम बताएं कि काली मिट्टी 17%, ध्यान देंगे 17% भारत के भूभागीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र में ये पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में कहीं पाई जाती है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और काली मिट्टी के निर्माण में ज्वालामुखी की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। आप सबको मालूम है कि महाराष्ट्र के लोनार जो जिला है, बुल्ढाना जिला, उसमें लोनार जो जगह है उसमें क्रेटर ज्वालामुखी का एक निर्माण हुआ था और बहुत विशाल, बहुत दिन तक वह जो है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता रहा और ऐसा माना जाता है कि उसी के उद्गार से निकलने वाले लावा मैग्मा से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो हम काली मिट्टी के निर्माण में आप देख पा रहे हैं कि ज्वालामुखी की भूमिका देखे गए हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, सबसे अधिक कोई चीज काली मिट्टी में पाई जाती है तो लोहा, चूना और कैल्शियम तथा पोटास की मात्रा पाई जाती है। लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की मात्रा काली मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि इसमें भी वही चीज रिपीट हो रहा है, अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया हूं कि भारत के लगभग क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली मिट्टियां हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी आपको देखने को मिलेगा। यह प्रश्न आप लिख लीजिएगा। और इसमें सबसे अधिक उगाया जाता है कपास। दोस्तों कपास अधिक उगाए जाने के ही कारण काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। गेहूं उगाया जाता है, ज्वार उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है, मतलब कुछ हद तक मोटे अनाज भी काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। दोस्तों अब हम काली मिट्टी का भूभाग आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो काली मिट्टी, ये काली मिट्टी की लाइनिंग है और काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में अगर देखे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना के ऊपरी क्षेत्रों में, कर्नाटक के ऊपरी क्षेत्रों में, गुजरात के बेल्ट में। यह बेल्ट मुख्यतः काली मिट्टी का बेल्ट है दोस्तों, जिसमें गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक का ऊपरी बेल्ट जो है ये काली मिट्टी का बेल्ट है। इसी में ज्यादातर कपास भी उगाए जाते हैं और ज्यादातर दोस्तों इसमें मोटे अनाज की भी उपज की जाती है। गन्ना भी इसमें एक मुख्य फसल है, प्याज से लेकर इत्यादि फल भी इसमें उगाए जाते हैं, लेकिन इस पर कपास को ही लेकर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात का भी उल्लेख रहे। दोस्तों अगला हम देखें तो अगला हमारा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये चौथा मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी का जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं, काफी मैं सघन बनाया हूं और काफी कट पिट कर बनाया हूं यह। और इस तरह का सिंबल अगर कहीं आप देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो यहीं बस आपको नजर आएगा और कुछ हद तक यहां नजर आएगा जिसे हम लेटराइट कहते हैं, और मैं यहां लेटराइट मिट्टी लिख भी दे रहा हूं। यही बेल्ट ज्यादा मात्रा में है और कुछ आपके असम के बेल्टों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और इसकी विशेषताओं को आप पहले देखिए कि यह 3% के मात्र क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतीय क्षेत्रों में केरल में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, आप इस बात को रिपीट कर लीजिए कि केरल में सबसे अधिक पाई जाती है। लोहा और एल्युमिनियम इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है। यहां पे दोस्तों फास्फोरस की कमी नहीं दिखाया गया है, यहां नाइट्रोजन की कमी दिखाया गया है और पोटास की कमी दिखाया गया है। सर्वाधिक ज्यादा प्रश्न जो बनता है वो लेटराइट मिट्टी में क्या उगाया जाता है उस पर बनता है। तो आपको फोकस्ड के रूप में मैं दिखा दूं कि चाय, यहां देख लीजिए दोस्तों, चाय, कॉफी,
रबर, सिनकोना और काजू जैसी फसलें आपके लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। चलिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं कि काजू, रबर, सिनकोना जैसी चीजें इसमें सबसे अधिक उगाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफी तो एकदम से अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए, चाहे वो चाय हो गया, चाहे वो कॉफी हो गया। अब इन दोनों के क्षेत्रों में अगर आप दोनों को उगाने वाले क्षेत्रों के बारे में पता लगाएंगे तो आपको पता ये लगेगा कि कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक में और चाय सबसे अधिक असम में उगाई जाती है। और यही बेल्ट हम बनाए भी हैं, आप इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। दोस्तों, ये जो पहचान है, ये आप पहचान देख पा रहे हैं, यही पहचान हम लेटराइट मिट्टी को लेकर बनाए हैं। और लेटराइट मिट्टी केरल में सबसे अधिक पाई जाती है, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे आपके असम के बेल्ट में, और ये जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी बेल्ट है, ऊपरी बेल्ट या उत्तरी बेल्ट कह सकते हैं, इसका जो सिलीगुड़ी एरिया है दोस्तों, दार्जिलिंग का जो एरिया है, उस एरिया में जैसा कि आपको सीटीसी चाय सबसे अधिक दार्जिलिंग एरिया में उगाया जाता है, तो ये चाय यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर और असम तक के क्षेत्रों में, जबकि यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के चाय और कॉफी की बहुलता पाई जाती है। सिनकोना केरल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि यह एक तरह से सबसे अधिक बार जो पूछा गया है लेटराइट मिट्टी से, वह चाय कॉफी के संदर्भ में ही पूछा गया है। अब हम आपको बताते हैं पांचवा है दोस्तों मरुस्थली मिट्टी। यहां पे आप देख सकते हैं पांचवा जो है वो मरुस्थली मिट्टी है। और मरुस्थली मिट्टी के संदर्भ में मैंने जो ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को मैं अगर समझाऊं आपको तो ये ट्रिक कट का एक निशान है, बार बार कट कर मरुस्थली का मतलब ये मिट्टी मर चुकी है, कुछ ऐसा मैं करके इंडिकेशन दे रखा हूं। और मरुस्थली के संदर्भ में आप यहाँ पे ये ऊपर का जो राजस्थान वाला इलाका है, गुजरात वाला इलाका है, उसको आप देख सकते हैं मरुस्थली मिट्टी को लेकर। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं मरुस्थली मिट्टी, और ये मरुस्थली मिट्टी है। मैं इसकी विशेषता को बता दूं तो मरुस्थली मिट्टी भारत के कुल मिट्टी का 5% का हिस्सा है। और मरुस्थली मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान में जब पाई जाती है तो इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस और घुलनशील लवण पाया जाता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि फास्फोरस और घुलनशील लवण इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो एक बात का आपको अध्ययन हो जाना चाहिए दोस्तों कि फास्फोरस जो है पहली बार ऐसी स्थिति बना रहा है जिसमें सबसे अधिक मात्रा फास्फोरस की पाई जा रही है, तो मरुस्थली मिट्टी में पाई जा रही है। और मैं बता दूं कि पहले ही बार रिपीट कर रहा था कि समस्त भारत में सर्वाधिक मात्रा की कमी अगर होती थी तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती थी, लेकिन पहली मरुस्थली ऐसी मिट्टी है जिसमें फास्फोरस की अधिकता देखने को मिली है। लेकिन क्या कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत की वो कौन सी मिट्टी है जिसमें फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, तो आप मरुस्थली मिट्टी लगाएंगे। हालांकि कमी जब कभी पूछा जाएगा तो हर प्रकार की मिट्टियों में कमी पाई जाती है, लेकिन अधिकता के रूप में आपको मरुस्थली मिट्टी देख पा रहे हैं। दोस्तों, मरुस्थली मिट्टी में सरसों, ज्वार, बाजरा और मोटा अनाज, जैसा कि आपको पता होगा कि सरसों जो है बाप रे, इधर नहीं, बहुत खांसी आता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि राजस्थान वह राज्य है जहां सरसों सबसे अधिक होता है, जहां बाजरा सबसे अधिक होता है, जहां ज्वार सबसे अधिक होता है। तो यह अपने आप में बता रहा है कि मरुस्थली प्रकार की मिट्टी में
सरसों, ज्वार, बाजरा इत्यादि मोटे अनाजों की अधिकता उगाई जाती है, इस विषय पर भी आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। अब हम दोस्तों यहां बता दें कि आपको दिखा दें फिगर, एक बार आप देख लीजिए। यह राजस्थान से लेकर और गुजरात तक का जो बेल्ट है, यह मरुस्थली मिट्टी का बेल्ट है। और यह राजस्थान और गुजरात तक के बेल्ट में मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। और मरुस्थली मिट्टी ज्यादातर दोस्तों मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का उत्तरी मध्य पश्चिमी जो इलाका है, पश्चिमी इलाका, सीमावर्ती इलाका जिसमें राजस्थान गुजरात आते हैं, वही बेल्ट ज्यादातर मरुस्थली मिट्टी की भूमिका में देखने को मिलता है। अब हम छठवां देखते हैं दोस्तों, और छठवां प्रकार की मिट्टी जो है यह पर्वतीय मिट्टी है। और पर्वतीय मिट्टी का जो सिंबल है वो बहुत बारीकी से आपको अगर देखने को मिल रहा होगा, तो पर्वत के नुमा आपको मैं इस मिट्टी को बना रखा हूं। और पर्वत की आकृति में जो मिट्टी बनाया हूं, इसमें आप देख सकते हैं, तो यहां से लेकर यहां आपकी नजर हो, और यहां से लेकर पूरा ये बेल्ट ऊपर का, जिसमें हिमालयन क्षेत्र ज्यादा आता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का बेल्ट दिखाई देता है, यह ज्यादातर पर्वतीय मिट्टी का बेल्ट है। जबकि कुछ हद तक पर्वतीय मिट्टी आपके दक्षिण भारत में भी पाई जाती है, और इसकी मात्रा कम ही पाई जाती है। तो यहां पे मैं लिख दूं पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अब हम इसकी विशेषता बता रहे हैं कि पर्वतीय मिट्टी भारत की 8% की मिट्टी है। पूरे मिट्टी की 8% की रूप में पाई जाती है। और यह दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्रों में इस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। एक बहुत बारीकी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी तक मैंने ये बता रखा था कि पूरे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, लेकिन पर्वतीय मिट्टी जो बता रहा हूं उसमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जा रही है। इसका मतलब बेहद अपोजिट स्थिति को मेंटेन कर रहा है। और ये दो अपोजिट स्थिति हो गया, एक मरुस्थली मिट्टी में फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है, एक पर्वतीय मिट्टी में नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। जबकि मैं अभी तक बता रखा हूं कि सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो यह दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं अपवाद होगा, और इस पर आपकी नजर बारीकी से बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। और गेहूं, आप कहेंगे पर्वतीय मिट्टी है सर, गेहूं बोल रहे हैं, इसका ध्यान रखें कि गेहूं भी यहां उगाया जाता है छोटे छोटे क्यारियों में। गेहूं, मक्का, मसाले, सेव और मिश्रित फल, इसमें अखरोट हो सकते हैं, इसमें काजू हो सकते हैं, इसमें जो है कि बादाम हो सकते हैं दोस्तों, इसकी भी यहाँ उपज कराई जाती है। यहाँ यह भी भारी मात्रा में उपजता है, और मिश्रित फल भी यहाँ ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। तो अब हम पर्वतीय मिट्टी को आपको समझा दें राज्य स्तरीय, तो ये कंप्लीटली आप लद्दाख और कश्मीर का बेल्ट देखते हुए हिमाचल प्रदेश का बेल्ट और उत्तराखंड का बेल्ट देखेंगे। उसके बाद सिक्किम राज्य इसमें आता है, फिर आपके अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को भी हम इसमें मेंटेन कर रखे हैं। और मैं जैसा कि बताया हूं कि दक्षिण भारत में भी कुछ हद तक यह पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी आपके भारत के कुल मिट्टी के 8% के बराबर की मिट्टी है, और यह भी एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो हम पर्वतीय मिट्टी को बताने के साथ हम 7वें प्रकार की मिट्टी में चलते हैं। तो 7वां प्रकार की मिट्टी कह रहा है लवणीय मिट्टी। दोस्तों लवणीय मिट्टी जब मैं लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा कि लवणीय झील। लवणीय झील, लवणीय का मतलब उस झील में भी तमाम तरह की लवणता की जो है कि समावेश पाया जाता है, जिसकी वजह से हम उस जल को लवणीय जल के साथ लवणीय झील कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार की मिट्टियों में लवणता की अधिकता पाया जाता है, जिसके वजह से हम इसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों लवणीय मिट्टी को हम गोल से रूप में बनाकर शेप देकर हम झील की आकृति को दर्शाने का प्रयास किए हैं। और जब हम इसको दिखाने का प्रयास करेंगे तो किसी स्पेसिफिक राज्य को या किसी एक राज्य को दिखाने के बजाय हम छोटे छोटे गोल आकृति को बनाकर मैं यह बताने का प्रयास किया हूं कि लवणीय मिट्टी गुजरात में भी,
राजस्थान में भी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के बेल्ट तक भी हम इसको बनाकर दर्शाए हैं कि लवणीय मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये लवणीय मिट्टियां एक अपने आप में सिंबल है, और ये सिंबल में आपको यहाँ लवणीय मिट्टियों को लेकर हम यहाँ बना दिए। और यह लवणीय मिट्टियां दोस्तों भारत में जो पाई जाती है, या इसकी विशेषता जो है यह है कि यह 3% दोस्तों 3% मात्र भूभाग पर यह फैला हुआ है। गुजरात में इसकी अधिकता देखने को मिल रहा है। वर्तमान नेट पर मैं बता दूं कि गुजरात ही राज्य दिखा रहा है जो लवणीय मिट्टी की बहुलता के साथ देखने को मिल सकता है या देख सकते हैं। गुजरात के बाद अब मैं जैसा कि बताया हूं कि लवणता जो जल में पाया जाता है तो उसे हम झील के रूप में लवणीय झील कहते हैं, और मिट्टी के रूप में तो वही लवणता क्या है अधिकता के रूप में, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। इन सब चीज की बहुलता पाई जाती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की फिर कमी पाई जाती है। यहां फिर एक बार क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और धान, गन्ना, अमरूद, आंवला और बरसीम जैसे फसलें लवणीय मिट्टी में खूब उगाई जाती हैं। अमरूद भी अच्छा होता है, आंवला भी अच्छा होता है, गन्ना और बरसीम की भी अच्छी खेती कराई जाती है। दोस्तों अब हम 8वें मिट्टी की तरफ बढ़ चले हैं और अंतिम मिट्टी की तरफ बढ़ चले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कि जो 8वां प्रकार की मिट्टी है उस मिट्टी को दलदली मिट्टी कहते हैं या पित्त मिट्टी कहते हैं। दलदली मिट्टी और पित्त मिट्टी इसको कहते हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इसे दलदली और पित्त मिट्टी के साथ गीली मिट्टी भी कहा जाता है। यहां मैं आपको एक मिट्टी के रूप में आप दिखाकर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि पर्वतीय मिट्टी को निर्माणाधीन मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, पर्वतीय मिट्टी को निर्माणाधीन मिट्टी कहा जाता है। लवणीय जो मिट्टी लिखी है दोस्तों, ये लवणीय मिट्टी को हम कह सकते हैं कि स्थानीय रूप में रेह मिट्टी कहा जाता है, इसमें चोपन मिट्टी कहा जाता है, इसे थूर मिट्टी कहा जाता है, इसे ऊसर मिट्टी कहा जाता है। तमाम तरह के मिट्टियां लवणीय मिट्टी के रूप में जानी जाती है, और इसलिए मैं बता दूं इसको अलग अलग स्थानीय नामों में अलग प्रकार से जानते हैं, लेकिन 8 रूप में विभाजित करते समय सर्वाधिक मान्य जो नाम है वो लवणीय मिट्टी है। तो दलदली मिट्टी या पित्त मिट्टी जो आप देख पा रहे हैं, इसी को गीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सिंबल भी बहुत हद तक गीला गीला सा नजर आ रहा होगा आपको, और वह आपको काला काला सा धब्बा गाढ़ा रूप में कुछ नजर आ रहा होगा। और यही सिंबल मैं इसमें जब देख पा रहा हूं तो आप परसेंटेज आप में नहीं लिखा हूं, क्योंकि इसकी परसेंटेज निकालना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यह बरसात के दिनों में इस मिट्टी का फैलाव हो जाता है, और जब गर्मी के दिन आता है तो इसकी मिट्टी सिकुड़ने लगती है। फिलहाल ये मिट्टी 5% से लेकर 7% तक भी विस्तृत देखने को मिल सकती है। अब इसमें सर्वाधिक मात्रा जो है ये बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, और इसमें जो मात्रा है जो सबसे अधिक पाई जाती है वह तत्व है सोडियम और कार्बनिक तत्व सर्वाधिक अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और पोटास तथा फास्फेट की कमी पाई जाती है। दोस्तों इसमें पोटास और फास्फेट की कमी देखते हैं, और इसमें जब हम उपज को लेकर बताएं कि इसमें कौन सी उपज, कौन से खाद्यान्न सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सामान्यतः तो इसमें धान उगाया जा सकता है, सामान्यतः धान उगाया जा सकता है, लेकिन यह खेती के लिए अनुपयुक्त होता है। यह दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है और फसलों के विकास के लिए भी हानिकारक होती है। इसलिए दोस्तों जो पेड़ पौधे इसमें होते हैं वह पेड़ पौधे सामान्यतः अपने ऊपर एक ऐसा छाल लेकर आते हैं जिससे इस दलदली का प्रभाव उनके ऊपर न पड़े और उनका जीवन लॉन्ग जीवन बना रहे, उनका जीवन एक लंबा बना रहे। इसलिए भी
मैंग्रोव प्रजाति के जो वन होते हैं उसके पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में एक छाल पाई जाती है विशेष प्रकार की, जिससे यह दलदलीपन में जो रहने के साथ और जल के साथ उनके जीवन चक्र चलने के साथ उनमें सड़न और गलन की प्रक्रिया धीमी और कम होती है, जिससे वो अपने जिंदगी को सेफ बनाए रखते हैं और लंबे समय लंबे अवधि तक वह बने भी रहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो भूभाग है वह भूभाग आप देख सकते हैं। इसको फिगर में आपको मैं बता दूं कि दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में, फिर कृष्णा और गोदावरी नदी जो इलाके का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो, फिर कावेरी नदी के मुहाने के क्षेत्र में मैं इसको बना रखा हूं। फिर दोस्तों मैं इधर बता दूं तो इधर आपके मैंग्रोव प्रजाति जो गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, और गुजरात के क्षेत्रों में आपके जो गुजरात का कच्छ इलाका है उस कच्छ इलाके में भी इस प्रकार की दलदली मिट्टी को मैं बनाया हूं। और यह भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दलदली मिट्टी आपके किस प्रकार के क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा जो हो आज का जो वीडियो था वो मिट्टी पर आधारित वीडियो था, और पूरे के पूरे 8 मिट्टी को हम जिस तरह से बताने का प्रयास किए हैं उस बताने का सिर्फ मकसद ये रहा है कि आने वाली परीक्षाओं में जो सीधे और पुटअप प्रश्न होते हैं, सीधे आपसे प्रश्न किए जाते हैं, वह प्रश्न कैसे आप मिट्टियों से निकाल कर अलग कर सकें, मिट्टी वाले चैप्टर से अलग कर सकें, इसके आप केवल एक नज़रों से आप देख कर ये बता सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं, या फिर आप पिछले 10 वर्षों के रिपीटेड क्वेश्चन को उठाकर आप जान सकते हैं इसमें से कैसे प्रश्न किए गए हैं और ये वीडियो आपको क्या संदेश देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों यह वीडियो जैसा भी लगा हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा है। आप अगर मेरे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो कंटिन्यू आपके मोबाइल पर जाता रहे, आपके यूट्यूब पर जाता रहे। आप पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।